हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारे बारे में ही है। हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, कितने मसल्स हैं, कितने हड्डियां हैं, कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, वर्क कैसे करती हैं, फंक्शन कैसे करती हैं, पूरी बॉडी का वेट बेयर कैसे करती हैं, किस तरह हम चल पाते हैं, किस तरह हाथों को हिला पाते हैं। इस सब चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मजे के साथ में बात करेंगे पूरे के पूरे लेक्चर में। देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, कितने कितने क्वेश्चन आपके लिए यहां से नीट के लिए बन सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दो लोग भाग रहे हैं, चमड़ी इनकी उधेड़ दी गई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी बॉडी में से अगर स्किन को निकाल दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसी नजर आएगी जिसमें कि हमें मसल्स और फैट वगैरह काफी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हमारे, उनके बारे में काफी हद तक हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो, जब हम बात करते हैं कि एक बंदा है जो एक पॉइंट ए से लेकर चलता हुआ पॉइंट बी तक चला गया, क्लियर। ये इस तरह का क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ। मूवमेंट कैसा था, पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी पर चला गया। इस तरह के मूवमेंट को बोला जाता है लोकोमोशन, जिसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ चीजें आपके लिए बेसिक हैं, वो आपको बतानी पड़ेगी। वहीं पर दूसरी तरफ देखो, मुझे देखो, मैं सिर्फ, मेरे पैर एक जगह टिके हुए हैं और मैं हल्का सा इधर हिल रहा हूं और इधर हिल रहा हूं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। अगर मैं इस पेन को अभी यहां किया मैंने, फिर यहां कर दिया, ये जो है ये कहलाएगा लोकोमोशन। लेकिन अगर मैं इसको एक ही पॉइंट पर यहां रख के सिर्फ इधर और इधर हिलाऊं तो ये एक तरह का सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। तो जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी तरह के मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। तो पूरे चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब हमें इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है कि हम भाग कैसे रहे हैं, दौड़ कैसे रहे हैं। हमें ये पढ़ना है कि इन सब चीजों के लिए कौन कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन बॉडी में। क्लियर है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और डॉक्टरों वाला चैप्टर भी है, इसलिए भी मजेदारी के साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा बायोलॉजी नीट के लिए। हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे इस लेक्चर में हम। टाइप ऑफ मूवमेंट का देखेंगे क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ मसल्स देखेंगे, पूरा स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, कितने तरह के जॉइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और इन सब की बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। कितने प्रकार के डिजीज हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर, जो कि हमारे मसल्स में या फिर हड्डियों में, इन सब चीजों में होते हैं। मैं आपसे हमेशा एक दो चीजें कहता हूं कि आपको ना ऐसे पढ़ाई करनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से पढ़ाई करनी है। तो इसी तरह से इस वाले चैप्टर को भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं मूवमेंट का। हम किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत बेसिक से आइडिया से शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर हम मूवमेंट को समझना चाहते हैं, हम लोकोमोशन को समझना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो बहुत बेसिक, जो प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तरफ देखेंगे। हम उनकी तरफ कैसे देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास में एक तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोला जाता है क्या, अमीबा। क्या बोला जाता है जिसको, अमीबा बोला जाता है। और जो अमीबा है वो मूवमेंट शो करता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है। कैसे भी होता है, एम ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सेल वॉल उसमें है नहीं, तो वो एम ही पड़ा हुआ है। अगर उसको यहां एक कोई फूड पार्टिकल नजर आ गया तो अमीबा क्या करेगा। अमीबा बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ चीजें करेगा अमीबा। ये रफ क्यों नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, अमीबा के अंदर हम थोड़ा सा मूवमेंट देखते हैं। अमीबा में कुछ स्पेशल चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। शेप चेंज कर सकता है, फॉल्स माउथ, सूडोपोडिया।
अपनी शेप चेंज कर करके वो मूव करता है। यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, अमीबा इसके पास में आएगा और यहाँ से अपनी शेप को ऐसे कर लेगा, इसको अंदर ले लेगा। अगर इसका अगला स्टेप आप देखोगे तो अमीबा ऐसे है, पूरा इसने इसको अंदर ले लिया फूड पार्टिकल को यहाँ पर, और फिर ये मिल जाता है इधर से भी, और इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के बाद में ये खा जाता है, और इसी तरह से ये आगे मूव करता करता चला जाता है। ये तो मूवमेंट हो गया अमीबा में। यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसके बाद में अगर हम और कुछ चीजों के बारे में देखें, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरह से मूवमेंट शो करते हैं, जिसमें एक आता है सीलिया। आपने देखा होगा कभी, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। अगर आपने सीलिया वगैरह के बारे में कुछ देखा है कभी, तो कैसा होता है सीलिया, कैसे प्रेजेंट होते हैं। यार ये हैंग कर रहा है शायद से। ठीक है, जैसे पैरामीशियम होता है, ठीक है, इनके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोला जाता है सीलिया। अब जो सीलिया है, ये इनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि किसी भी चीज में ये मूवमेंट का काम करेंगे, लोकोमोशन का काम करेंगे, कोई ये किसी चीज से अटैच, होस्ट बॉडी से अटैच होने में मदद करेंगे, तो मूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फिर एक होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा लंबा होता है, इसके मूवमेंट के भी काम है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे इसका ये भी काम है, तो ये फ्लैजिला है। फिर है कुछ में टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स क्या है, थोड़े से बड़े होते हैं, और जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसमें से फ्लैजिला से भी काफी लंबा इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकल गया, उसको बोलते हैं टेंटिकल्स। इसमें कांटे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कांटे के लिए भी कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों के द्वारा क्या हो रहा है, सिर्फ या तो लोकोमोशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, और कई बार इनसे वो अपना शिकार भी पकड़ते हैं अपने खाने के लिए। अब ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें, है, वी कैन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, है, we can move our hands, we can move our eyelids, we can move our tongue, we can move our jaws, upper limbs, lower limbs, our complete body posture, we can move each and everything। हम ऑलमोस्ट सभी चीजों को वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, सभी मसल्स को, सभी हड्डियों को। तो ह्यूमंस के केसेस में भी बहुत ज्यादा हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उड़ते भी हैं कुछ, इंसान तैरते भी हैं, और चलते फिरते भागते दौड़ते, ये सब क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स है, जो मैंने आपको लोकोमोशन बताया था, फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट सेकेंड। लेकिन अगर कोई एक ही पॉइंट पे रहकर सिर्फ इस तरह से हिल रहा है, वो नॉर्मल मूवमेंट हो गया, वो लोकोमोशन नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी का, ये वाला पार्ट सभी का क्लियर है बच्चों। ओके चलो, अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ और चीजों को। जैसा कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम, इसके बारे में मैंने सीलिया वगैरह आपको बता दिए थे। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखते हैं। एक हमारे पास में और क्या है, एक बहुत बेसिक सा एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बोला जाता है क्या, हाइड्रा। हाइड्रा में ना इस तरह के कुछ टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह के कुछ टेंटिकल्स होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं, इनको यूज करके हाइड्रा क्या कर सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है, मूवमेंट कर सकता है, चल सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं, देखो हर एक चीज में या तो वो पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जा रही है, ये लोकोमोशन हो गया, या फिर वो एक ही पॉइंट पर खड़े होके या तो इधर हिल रही है या इधर हिल रही है, लेकिन इसकी जो बेसिक पॉइंट है उसको चेंज नहीं कर रहा, अपने चीज को, अपने जो एक इसका बेस था उसको चेंज नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर रहा है, इसको भी मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशंस जुड़े हुए हैं, सभी के सभी लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी का। चलो, अब थोड़ा सा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट वगैरह कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। देख, जैसे कि बच्चों मैंने ये बता दिया है आपको, टेंटिकल्स का बता दिया है। ह्यूमंस में पूरा एक स्केलेटल सिस्टम है,
जिसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे बोन एंड मसल्स, जो कि ह्यूमंस में मूवमेंट और लोकोमोशन को पूरा का पूरा हेल्प करेगा। इसके बाद क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट जो होते हैं उसमें कुछ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि जैसा कि हम पढ़ते हैं एक्टिन होते हैं, ट्यूब्यूलिन होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसका शेप चेंज करने में मदद करते हैं और उन्हीं की वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। यहां तक क्लियर है सभी का? इसमें और भी सीलिया वगैरह का मैंने बता दिया है। और एक चीज हम देखते हैं जैसे कि पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। ये भी एक तरह का मूवमेंट है। देखो, जब स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं और दे एंटर्स इनटू वेजाइना, तो वेजाइना में अगर फर्टिलाइजेशन होगा उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, और फैलोपियन ट्यूब काफी पीछे प्रेजेंट होती है। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनको स्विम करके आगे जाना होता है, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। ऐसे ही जो ओवा होता है, फीमेल एग, उसको भी मूवमेंट करना होता है, और उसका जो मूवमेंट है वो सीलियरी मूवमेंट है। वहां पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से ये मूवमेंट हो पाता है। ये भी नीट में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब बेसिक बेसिक चीजों के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। अब फटाफट से हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मसल्स। हिंदी में मांसपेशी इसको बोला जाता है। मांसपेशी इसको बोला जाता है। अब जो ये मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वी आर कंसिडर्ड मसल्स एज मोटर्स, मोटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो, इनको मोटर क्यों कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी का? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने मूवमेंट हो रहे हैं ना बच्चों, वो इन्हीं मसल्स की वजह से हो रहे हैं। हड्डियों को भी जो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, वो इन्हीं मसल्स की वजह से। कोई आपने देखा होगा, एक एलिवेटर है, और एलिवेटर जो होती है ना, लिफ्ट जिसमें बैठ के ऊपर नीचे जाते हो, उसमें एक मोटर लगी हुई होती है, ऐसे घूमती है उसकी पुली, और वो आपको ऊपर नीचे लेके चली जाती है। लेकिन ये मेरा हाथ है, इसको मैंने ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया, दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। मैं अपने मसल्स को मूव कर रहा हूं, मैं अपने मसल्स को मैसेज भेज रहा हूं कि मेरे हाथ ऐसे चलेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, और यही बोन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कि बोन से अटैच्ड होते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्या? मोटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मसल्स क्या हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जो कि ओरिजिन में मीजोडर्मल होते हैं। देखो, तीन लेयर होती हैं, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है? जब बेबी का डेवलपमेंट होता है वोम्ब में, तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद में ये तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो सबसे बाहर की है, मीजो बीच वाली है, और एंडो जो है सबसे अंदर की है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब के सब इन्हीं तीन लेयर से मिलकर बने हैं। इन्हीं तीन लेयर का मॉडिफिकेशन हुआ है। अगर आपकी आंखें हैं वो भी इनमें से किसी लेयर से बनी है, आपका हार्ट है वो भी इनमें से किसी एक लेयर से बना हुआ है, मसल्स हैं वो भी किसी एक लेयर से बनी हुई हैं। तो मसल्स कौन सी लेयर से बनी है? मीजोडर्मल है। जो तीन लेयर बनी थी वहां से इनका ओरिजिन हुआ है, वहां से इनका मॉडिफिकेशन हुआ है। तो मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में। और लगभग ह्यूमन बॉडी का 40 से 50% का जो बॉडी वेट होता है एडल्ट में, वो मसल्स के द्वारा ही होता है। हम सोचते हैं ना कि सारा का सारा वजन हड्डियों में है, नहीं। मसल्स को अगर फैट से कंपेयर करें, और तुम एक वो रख लो, तराजू रख लो नापने के लिए, आप 1 किलो मसल ले लो और 1 किलो फैट ले लो। फैट जो देखने में आपको लगेगा वो 1 kg इतना सारा होगा, इतना सारा फैट होगा 1 kg। मसल्स, इतनी बड़ी मसल ही 1 kg की हो जाएगी। तो मसल्स का वेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है।
साइज के हिसाब से। तो ह्यूमन बॉडी का जो टोटल वेट है वो 40 से 50% मसल्स की वजह से होता है। एंड इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, हम चल फिर रहे हैं मसल्स की वजह से, मोटर्स कहते हैं मसल्स को। अब ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, हम किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है मसल्स के, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कभी देखा है आंख अपने आप फड़फड़ाने लगती है, कहते हैं कि पैसा आएगा मुझे, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ पैसा नहीं आएगा तुझे मार पड़ने वाली है, इसलिए तेरा जो है आंख ऐसे ऊपर नीचे कर रही है। लेकिन कई बार वो ऑक्सीजन की कमी से भी होता है। एक होता है एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज हैं मसल्स के। और मसल्स को उनके फंक्शंस के बेसिस पर, उनके अपीयरेंस के बेसिस पर, उनके एक्टिविटी के बेसिस पर, उनके नेचर के बेसिस पर मेजरली हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। तीन पार्ट्स में सबसे पहला आता है इसमें स्केलेटल मसल, सेकंड नंबर पर आता है इसमें विसरल मसल, थर्ड नंबर पर आता है इसमें कार्डियक मसल। और ह्यूमन बॉडी में यही तीन तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अलावा कोई और मसल हमें देखने के लिए नहीं मिलता। शुक्र है तीन ही है, नहीं तो तुम्हारा सिलेबस बढ़ जाता। तीन तरह के मसल्स हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, या फिर बोलते हैं स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, या फिर कार्डियक। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। या फिर बोलते हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, ये आपसे एमबीबीएस में भी चीजें पढ़वाई जाएंगी, तो बच्चों इनको अभी से पढ़ लेना, नहीं तो तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, अभी हम पूरा इसमें स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम में जितनी बोन्स हैं, कहां कहां पर कितनी है, वो सब भी पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल मसल के बारे में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या है, स्केलेटल मसल दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स। मतलब कि ये एक वर्ड इसमें स्केलेटल आ रहा है, तो मतलब बोन से एसोसिएटेड है। किसके पास रहेंगी, क्लोजली एसोसिएटेड विद बोन्स। एंड दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप छोटे छोटे से इनमें नजर आते हैं जब इनको देखा जाता है माइक्रोस्कोपिकली, तो इसीलिए इनका नाम स्ट्राइप्ड मसल्स भी इनको कहते हैं, या स्ट्राइटेड मसल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, अब जिनमें ये स्ट्रिप नहीं होंगी उनको नॉन स्ट्राइटेड कहेंगे, जो कि विसरल मसल्स हैं हमारी। या फिर ये क्या है, इनको हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने हाथ उठा रहा हूं ऐसे करके, कुछ भी भारी भारी वर्ड फेंक रहा हूं, तो मैं अपनी टंग से पूरा इधर से इधर हिल डुल रहा हूं, ये सब कुछ चीजें जो है वॉलेंटरी मसल्स की मदद से हो रहा है। तो इसीलिए इनको वॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है, मतलब कि इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने द्वारा। क्या तुम हार्ट मसल को कंट्रोल कर सकते हो, क्या अपने दिल को कंट्रोल कर सकते हो कि अभी धड़क, 10 मिनट बाद मत धड़की हो, वो मुझे छोड़ के कैसे चली गई भाई, तू धड़कना बंद कर दे। हम्म, तो वो उस तरह की मसल्स हो जाती है इनवॉलेंटरी। लेकिन इन मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये है क्या, वॉलेंटरी मसल्स। एंड दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर, टॉकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, सिटिंग, एवरीथिंग। जितनी भी तुम ये सब चीजें करते हो ना, भागना, दौड़ना, कूदना, फांदना, ये सब वॉलेंटरी मसल्स की मदद से हो रहा है। इसके बाद आते हैं विसरल मसल्स। इनको हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी कई बार जानते हैं, और इनको हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती। इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ अपीयरेंस होती है। और मेनली ये कहां, ये एक बात और है, इनको हम इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, उसका मैं रीजन मैं आपको बताता हूं। जितने भी विसरा है ह्यूमन बॉडी में, विसरा वर्ड यूज किया जाता है ऑर्गन के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उनमें अंदर की तरफ लाइनिंग जो प्रेजेंट होती है मसल्स की, वो विसरल मसल्स ही होते हैं। देखो, एक वर्ड है विसरा, जो विसरा का मतलब है क्या, इसका मतलब है ऑर्गन, और इसी से नाम पड़ा गया है विसरल मसल। मतलब ऐसी मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करती है, उसी को विसरल मसल्स कहते हैं। विसरा, विसरल। ठीक है बच्चों, अब ये कहां कहां प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल,
स्टमक में अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में भी अंदर की तरफ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में पूरे में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आपके यूरिनरी ब्लैडर में है, और जो है यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में है, या फिर यूरेथ्रा वगैरह में है, या फिर आपका जो स्क्रोटम वगैरह में होगा। तो यहाँ पर ये चीज जो है पूरी की पूरी पाई जाएगी। एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन, मैंने कहा था स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, इनकी अपीयरेंस स्मूथ होती है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें यहां से हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इनवॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। कंट्रोल कर लोगे? स्टमक की मसल को चलो हिला के दिखाओ। कोई मसल होगी आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अंदर किडनी से अटैच्ड है, उसको हिला के दिखाओ चलो। यूरेटर में एक अंदर मसल प्रेजेंट होती है, उसको हिला के दिखाओ चलो। नहीं हिला पाओगे ना। तो इन पे हमारा बस नहीं चलता है, ये अपने आप काम करती हैं, और इन्हीं को बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है यहां तक सबका? सब कुछ क्लियर है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल जिसको बोला जाता है कार्डियक। द वर्ड कार्डियक इज यूज्ड फॉर हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं कार्डियक। कार्डियक वर्ड जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डेक्स्ट्रोकार्डिया, कार्डिया जहां पर भी आ गया वो हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको एक चीज और भी बतानी है। अभी ना हम ह्यूमन बॉडी को भी ठीक से नहीं जानते हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हो गए हो, कितनी भी रिसर्च चल रही हो, ह्यूमन बॉडी को भी कोई ठीक से नहीं जानता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों, आपको एक चीज बात बताता हूं, यहाँ पर ना ह्यूमन हार्ट में, ये बात गारंटी है आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेंसरी न्यूराइट्स, और ये जो सेंसरी न्यूराइट्स हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में मिलकर एक पूरा इन्होंने ग्रुप बना लिया, एंड दे एक्ट एज अ लिटिल ब्रेन। दे एक्ट लाइक अ लिटिल ब्रेन ऑफ हार्ट। किसी का ब्रेकअप हुआ है? ऐसा कौन है तुम में से जिसका ब्रेकअप हुआ होगा? जब हमारा दिल टूटता है तो आपने फील किया होगा, या कोई सदमा लगता है, कोई चीज हमें बुरी लगती है, तो हमारे दिल पे ना जोर सा पड़ता है, और ये बात सच है। साइंटिस्ट इस चीज को लेकर परेशान थे कि हमारा ब्रेन सब कुछ सोचता है, ब्रेन सारे एक्शन लेता है, फिर हमारा दिल क्यों दुखता है? दिल में तो कुछ ऐसा नहीं है, दिल तो सिर्फ एक कार्डियक मसल है। लेकिन अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है, मैं इसीलिए कह रहा था अभी तक हम अपने शरीर को भी ठीक से नहीं जानते। एक रिसेंट डिस्कवरी हुई है जिसमें यह बताया गया है ह्यूमन हार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको सेंसरी न्यूराइट्स बोला जाता है, और दे एक्ट लाइक अ ब्रेन, अ स्मॉल अ लिटिल ब्रेन, जिनका पूरा ग्रुप है सेल्स का, और वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली थिंक भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सोच भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपके मन में दो थॉट्स होते हैं, आप सोचते हो कि यार उसने मुझे ब्रेकअप कर लिया, धोखा दे दिया, आपका दिमाग आपसे कहता है कि वहां मत जा, दोबारा मत जा पलट के। लेकिन आपके दिल में से अंदर से आवाज आती है कि यार मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, उसे बहुत लाइक करता हूं। तो बच्चों, वो सारी की सारी चीज इसी सेंसरी न्यूराइट्स की वजह से होती है। हमारा हार्ट इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, अपने ख्याल बना सकता है, मेमोरी रख सकता है, दिल चीजों को संभाल के रख सकता है, सारी की सारी चीजें इसमें इंडिपेंडेंटली हो सकती हैं। और इसी वजह से जब किसी को बहुत ज्यादा सदमा लगता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से। जब ज्यादा सदमा लगा, हार्ट अटैक आ गया। वो इसलिए इन वाले सेल्स ने इतना ज्यादा सदमा उठा लिया कि इन्होंने हार्ट की मसल्स को सप्लाई करना बंद कर दिया, सेंसर्स भेजने बंद कर दिए, और दिल ने काम करना बंद कर दिया। वो इसी वजह से होता है। तो अब ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो गई है कि हम अपने दिल से भी सोचते हैं। तो अगर ये बात आपको पहली बार पता चली हो ना, तो आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। आपने शायद अगर मेरे लेक्चर्स और भी अटेंड करे होंगे तो आपने ये भी सोचा होगा कि सर तो हमें कहीं मिलते ही नहीं है, सर का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी है। बच्चों ना, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, चॉक
टॉक ट्यूटोरियल्स। तो चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करियर से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही हो, कोई सदमा लग रहा हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर, और इसी से इंस्टाग्राम भी है मेरा, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपके मैं प्रॉब्लम्स भी सुनूंगा। आपको एफिनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये बात आपको पहली बार पता चली थी ना, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना फटाफट से, ठीक है। चलो, और कुछ चीजों के बारे में देखते हैं। सेंसरी न्यूराइट्स हो गया। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स भी एक स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जो कि जिनसे कि दिल बना हुआ होता है, हार्ट। ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक टाइप ऑफ मसल्स, और ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। क्या है, ये इनका एक अलग ब्रांचिंग पैटर्न है जिसमें ये अरेंज है, और ये कार्डियक मसल ही बनाती है। अगेन दे आर इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री, ये खुद चलती हैं अपने आप। हम अपने दिल को नहीं रोक सकते, ना ही थाम सकते हैं। हाँ, हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिल कम धड़कना और दिल ज्यादा धड़कना ऐसा हो सकता है, लेकिन अगेन वो फिर हमारे हाथ में नहीं है। ओवर थिंकिंग की वजह से भी कई लोगों का बीपी या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। जितने भी निब्बे निब्बी होती है ना, निब्बे निब्बी, शुरू शुरू में लोग प्यार में पड़ते हैं, पहली बार इश्क होता है, रातों को सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, अपने ऊपर इतना प्रेशर लेते हैं कि यार पता नहीं वो किससे बात कर रहा होगा इस टाइम मुझे छोड़कर, पता नहीं किससे बात कर रही होगी मुझे छोड़कर, मैं मर ही जाऊंगा उसके बिना, मेरे मुंह से निकल गई थी भैया। तो ऐसी चीजें आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। तो बच्चों, यहां तक बात हो गई। ओके, कार्डियक मसल्स वगैरह, इनवॉलेंट्री वगैरह हो गया। अब क्या है, कुछ यहां तक चलो कार्डियक मसल्स की बात हो गई। इससे ऊपर ऊपर कार्डियक मसल्स की बात हो गई कि इनवॉलेंट्री है, स्पेशल इनमें ब्रांचिंग पैटर्न है, और सेंसरी न्यूराइट्स का मैंने आपको बता ही दिया, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, शायद नीट में भी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो लेटेस्ट चीज है अभी। क्या है, आपका ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फैशी। बेसिकली कहने का ये मतलब है, इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फैशिया। फैशिया, अब ये जो फेशिया होती है, एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू टाइप का है, जो कि मसल को पूरा कवर करके रखता है। आप अपनी स्किन हटाओगे, उसके ऊपर आपको मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर की तरफ, सुपरफिशियल फेशिया। आप थोड़ा नीचे जाओगे, आपको मिलेगा डीप फेशिया। तो ये मसल से अटैच्ड होता है, स्केलेटल मसल से सब जगह ये अटैच्ड होगा। अब क्या है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नीट में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि बच्चों, हर एक मसल फाइबर के अंदर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, इसके अंदर जितना भी मटेरियल रहेगा उसको बोला जाता है क्या, सार्कोप्लाज्म। क्लियर। अब इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम, ये सिंसाइशियम, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, इसमें ये जो सार्कोप्लाज्म है, मान लो जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से तुम कंसीडर करो सार्कोप्लाज्म को। और एक सार्कोप्लाज्म के अंदर इसमें स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कंडीशन क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम। क्लियर। इसके बाद क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये अगेन आपको एक नीट का क्वेश्चन मिलेगा, आपसे नीट में ये पूछेंगे कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस मसल्स में किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्लियर। यहां पर कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज, अब थोड़ा सा यहां से कहानी मोड़ लेती है, जैसे कि
जो ये मसल्स हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। अगर कोई एक मसल है इस तरह की, ठीक है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स ऐसे पैरेलली रन कर रहे होंगे। कभी आपने बुक में देखा होगा कोई मीट का स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो उसमें इस तरह की चीजें दिखाते हैं। बहुत सारे फाइबर्स है जो कि पैरेलली रन करते हैं और इनको बोला जाता है मायोफिलामेंट या इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। और क्या है, हर एक मायोफाइब्रिल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ये यहाँ पर ऐसी हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। अब जब इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें इन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ लाइट बैंड और कुछ डार्क बैंड देखने के लिए मिलते हैं। वो हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। जैसे ये है, यहां पर इसमें कुछ स्ट्रक्चर है। अगर आपसे ये आपको नीट में ऐसे आ जाए कि आपको इसकी लेबलिंग करनी है, लेबलिंग करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले क्या होता था ना, नीट में पता है पहले क्या होता था? बच्चे 50,000 हैं, सीट 10,000 हैं। बहुत बेसिक बेसिक से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया उसमें से। फिर क्या हुआ, सीट 10,000 ही रह गई, बच्चे हो गए 5 लाख। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने थोड़ा घुमा के सवाल पूछना शुरू कर दिया, नीट वालों ने तोड़ मोड़ के सवाल पूछना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ उसमें कि सीट रह गई 10,000 और बच्चे हो गए 10 लाख। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने टेबल्स वगैरह से क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। बच्चे थ्योरी तो पढ़ते थे, टेबल को छोड़ देते थे। फिर क्या हुआ, सीट रही 20,000 हो गई, चलो सीट भी, और उसके बाद में बच्चे कितने हो गए, बच्चे हो गए 20 लाख। तो उन्होंने ना पूरे के पूरे डायग्राम देने शुरू कर दिए, लेबलिंग करो एक छोटी छोटी चीज की। तो लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। तो लेबलिंग करोगे तो किसी भी, अगर ये सार्कोमेयर का पूरा एक स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक पूरा जो दिखाया हुआ है, और इसमें एक तरफ ये जो लाइन है इसको जेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है बीच वाला जितना भी पोर्शन है यहां से यहां तक का, ये है आई बैंड। और इसमें सबसे सेंटर का जो जोन होता है एक, इसको बोलते हैं एच जोन। और ये सारा कुछ मिला के सार्कोमेयर बनता है। तो सार्कोमेयर के ऊपर आपसे नीट में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, नीट में क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, सार्कोमेयर इज कंपोज्ड ऑफ। अब किस, आपको बहुत सारी चीजें दे देगा अलग अलग ऑप्शन में, तो किस किस चीज से मिलकर बना है, जेड लाइन है, आई बैंड है, ए बैंड है, एच जोन है, इन सब चीजों से मिलकर एक सार्कोमेयर बना है। इसी तरह से फिर इसी इधर भी बना हुआ होगा, इसी तरह से फिर इधर भी बना हुआ होगा, लेकिन हमने भी एक का स्ट्रक्चर यहां पर देखा है। थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मसल्स होती हैं, मसल्स में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, मसल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और इन्हीं प्रोटीन की मदद से मसल्स के अंदर या तो इलास्टिसिटी होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी कुछ होगा इन्हीं की मदद से होगा। और वो कैसे होगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। एक्चुअली वी बिलीव इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर। आपको यहाँ पर एक एक्टिन ये दिख रहा है, एक एक्टिन फिलामेंट है जो कि थोड़ा पतला होता है, ठीक। इसमें क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा सा इसको अपन लोग जूम कर लेते हैं तो आसानी रहेगी, आप लोगों को भी क्लियरली ये नजर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर नजर आ रहा होगा। अब देखो, जो एक्टिन है ना, वो आपस में उसमें कई सारी चीज ट्विस्ट हो गई हैं, ट्विस्ट हो गई हैं। इस तरह से, जिस तरह आप रस्सी को बल लगा देते हो आपस में, इस तरह से ट्विस्ट हो गई है। अब ट्विस्ट क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां पर आपको राउंडेड टाइप की एक प्रोटीन सी नजर आ रही होगी, छोटे छोटे बीड्स जैसे, इसको बोलते हैं हम लोग एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। इन्हीं से एक और जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर प्रोटीन का, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, जो इसके साथ इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर में चल रहा है। एक इसमें और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, जो कि छोटे छोटे से पैचेस लाइक के स्ट्रक्चर हैं और वो यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये है मायोसिन का एक मोनोमर यूनिट है जिसको मीरोमायोसिन बोला जाता है। क्या है इसका जो नॉर्मल बॉडी है, वो तो इस तरह से ट्विस्टेड आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या होता है एक तरफ से ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, इसे बोला जाता है हेड।
और इस हेड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक आपको पैटर्न मिलेंगे, कुछ पैचेस हैं जहां पर इंटरेस्टिंग चीजें कुछ आकर जुड़ती हैं। और यहां पर क्या जुड़ता है, एक जो ऊपर वाला पैटर्न है यहां पर आकर जुड़ता है एक्टिन, और ये क्या कहलाती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। नीचे की तरफ पर जो एक यहां पर थोड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक पैच लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का, यहां पर आकर जुड़ता है एटीपी, इसीलिए इसको बोला जाता है एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये वाला जो इसका पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, और ये वाला पूरा का पूरा ये इसका हेड हो गया और पीछे इसकी पूरी बॉडी हो गई। अब हम इस चीज को अगर थियोरेटिकली देखें तो यहां पर आपको दिख जाएगा हर एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो दो एफ फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, और वो हेलिकली वाउंडेड है ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ट्विस्ट होकर एक दूसरे से जुड़ गए हैं हेलिकली। इसी तरह से एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर है मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का। जैसे कि अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन फिर वो जब लंबी चेन बनती है तो पेप्टाइड कहलाए जाते हैं, फिर और लंबी चेन बनती है तो पॉलीपेप्टाइड हो गए। तो इसी तरह से, और जो मायोसिन है वो क्या है, वो थिक है थोड़ा सा, और पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है वो भी एक, उसमें भी बहुत सारी लंबी चेन प्रेजेंट है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और जो मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन, जो सिंगल यूनिट है प्रोटीन का, एक मोनोमेरिक प्रोटीन हो गया पूरा का पूरा, उसको बोला जाता है मीरोमायोसिन। ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, हेड वगैरह शॉर्ट आर्म वगैरह यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ये देखो मैकेनिज्म की, ये मूव कैसे करता है। बच्चों क्या इस वाले डायग्राम में आपको कोई अलग सी चीज नजर आ रही है, कोई अलग सी चीज नजर आ रही है? देखो, सबसे ऊपर चार आपको इस डायग्राम में एक एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ क्या है, ये वाला मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। तो जब एडीपी और फॉस्फेट आके जुड़ता है तो एटीपी बनता है, हम ये जानते हैं। और जब एटीपी बनता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर आती है। तो जब ये जुड़ते हैं तो यहां पर एक क्रॉस ब्रिज बनता है, और जो ये मायोसिन हेड है आप देखेंगे यहां पर थोड़ा इधर की तरफ शिफ्टेड है, और यहां पर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है। तो ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जो यहाँ पर ये हमें मूवमेंट दिख रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी कंपाउंड एटीपी। जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद में जब आपस में जुड़ते हैं तो यहां पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे कि यहां पर ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। और ये एटीपी बाइंडिंग साइट पर जब एटीपी जुड़ता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी निकलती है, तो यहां से इनका मूवमेंट जो कि अभी नॉर्मल था, ऐसे था, अब आप देखेंगे कि वो ऐसे हो गया, इधर की तरफ ये झुक गया। और फिर जब ये एटीपी फिर से निकलेगा तो ये वापस से जैसा पहला था वैसे हो जाएगा। जो क्रॉस ब्रिज बन रहा था, अब वो जब टूटेगा, फॉस्फेट बाहर निकलेगा, तो वो फिर से ऐसे हो जाएगा। तो पूरा का ये तो बहुत सिंगल यूनिट का मूवमेंट आपको दिखाया है, पूरे मसल्स में बड़े लेवल पर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद हमारी कुछ और भी चीजें हैं बच्चों, तो ये है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम को हम अभी एक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक मसल्स पे खत्म करते हैं, और स्केलेटल सिस्टम में जितनी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, आपको ना बहुत सारे रील्स भी मिलेंगे। मेगा क्विज अटेम्प्ट करो, टी शर्ट जीतो, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। नीट की जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं, आप बस हमारे साथ कंसिस्टेंट होकर जुड़े रहो, इसी तरह से तैयारी करते रहो। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।